Hello students, we are reading chapter 8 Cell Structure and Functions. So let's start from page number 595. In previous video we read about parts of cell. Only one part we had read. Next two part we will read today. Okay, in this video. So first part is सेल मेम्ब्रेन. ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ सेकंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म. सो लेट्स रीड. इट इज द जेली लाइक, हियर यू सी ह्यूमन चीक सेल. सबसे पहले तो ये देख लें कि ह्यूमन के चीक का सेल दिया हुआ है यहाँ पर, है ना. एक एक्टिविटी जो आपको होमवर्क में दी गई थी कि वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो चीक सेल के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म. ये बीच का जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म है. ये न्यूक्लियस है ना. और ये जो बाहर का पार्ट होता है कवर, सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस है आपका. और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ये. ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. धागे की तरह ये छोटे छोटे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, है ना. ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की बात करें. लेट्स रीड. इट इज द जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. Now at first, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली की तरह होता है ना. लाइक जेली सब्सटेंसेस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने बताया न्यूक्लियस, ये बाहर का जो आउटर पार्ट है वो मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच का है ये साइक्लोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है, तो सेल के और भी कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स जो है ना, वो साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं. अब वो ऑर्गेनेल्स क्या क्या है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, सॉरी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. वो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक, इसके बारे में हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो है ना, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का. ठीक, और ये ज्यादातर है ना स्फेरिकल शेप के होते हैं. ठीक, और सेल्स के बीच में, है ना, सेंटर ऑफ द सेल, वहां पर पाए जाते हैं. ठीक, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है बिना माइक्रोस्कोप्स के भी. और न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहता है. ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना. ये मेम्ब्रेन भी आपका पोरस होता है जिसमें जो मटेरियल्स का मूवमेंट है वो होता रहता है. ठीक, तो जब हम माइक्रोस्कोप, वो भी हाई माइक्रोस्कोप जो है हायर मैग्निफिकेशन मींस ज्यादा बड़ा करके हम जब देखेंगे, है ना, तो न्यूक्लियस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ठीक है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. ठीक है, इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस में मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि न्यूक्लियस में थ्रेड, धागे की तरह, है ना, धागे के समान स्ट्रक्चर वाली कुछ चीजें अंदर होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये जीन होते हैं, है ना, जीन के धारक कहलाते हैं. और
ये कैरेक्टर ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। ठीक है, कौन सी कैरेक्टर? पेरेंट्स, है ना। क्या कहा जाए कि मतलब पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अनुवांशिकता कहा जाए एक प्रकार से इसे, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं, बाकी ऐसे ही नहीं दिखाई देते हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, जीन। तो जीन क्या होता है ये जान लेते हैं, है ना। तो जीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की यूनिट है। इनहेरिटेंस मींस अनुवांशिकता की यूनिट है। ठीक है, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक के ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं, जो कि पेरेंट्स से संतति मतलब बच्चों के बीच में होता है। इसका मतलब ये, यहाँ एक एग्जांपल दिया जा सकता है। इसका मतलब ये कि आपके माता पिता के जो कुछ लक्षण हैं, आपके पेरेंट्स के कुछ लक्षण हैं, वो उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। जैसे यदि आपके फादर की आईज ब्राउन है, ब्राउन आईज है, भूरी आंखें हैं, तो आपकी भी ब्राउन आईज हो सकती हैं। अगर आपकी माँ की, मदर की के कर्ली हेयर है, तो आपके भी हेयर कर्ली हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे जीन संयुक्त होते हैं, है ना। बहुत सारे जीन जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं ना कि ये जेनेटिक है। ठीक है, तो अब यहां देखें आप, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इनहेरिटेंस के साथ साथ, है ना, सेल की एक्टिविटीज की, ठीक है, सेल के जो एक्टिविटीज होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक, तो जो लिविंग सेल है इसके सारे कंटेंट उनको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें आपका साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पहेली का एक क्वेश्चन है। पहेली wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plants, animals and bacteria. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria. पहली जानना चाहती है कि क्या प्लांट्स, एनिमल्स या बैक्टीरिया, है ना, कि सेल्स में न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। ठीक, तो इसका आंसर हम कल के वीडियो में देखेंगे। यहाँ ये आंसर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम कल करेंगे।